अध्याय 6। टोबायस ग्रेगसन ने दिखाया अपना कमाल। अगले दिन के सभी अखबार ब्रिक्सटन मिस्ट्री की खबरों से भरे पड़े थे। हर अखबार ने इस रहस्यमय हत्या की लंबी रिपोर्ट छापी थी। कुछ ने तो इस पर संपादकीय भी लिखा था। इनमें से कई बातें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं लगी। आज भी मेरे पास उस केस की दर्जनों अखबारों की कतरनें सुरक्षित हैं। यहाँ मैं उनमें से कुछ का साथ दे रहा हूँ। डेली टेलीग्राफ ने लिखा था कि अपराध के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इतनी विचित्र और रहस्यमय हों। पीड़ित का जर्मन नाम, किसी स्पष्ट मकसद का न होना और दीवार पर लिखा डरावना शब्द, सब इस ओर इशारा करते हैं कि यह किसी राजनीतिक, शरणार्थी या क्रांतिकारी संगठन का काम है। अखबार ने अमेरिका में फैले समाजवादी गुटों का जिक्र करते हुए लिखा कि शायद मृत व्यक्ति ने उनके किसी गुप्त नियम का उल्लंघन किया हो और वे लोग उसका पीछा करते हुए इंग्लैंड पहुंच गए हों। इसके बाद लेख में अक्वाटोफोना, कार्बोनारी, मार्चियोनेस दे ब्रिनवेलेरिस, डार्विनियन थ्योरी, माल्थस के सिद्धांत और रेडक्लिफ हाईवे मर्डर्स जैसी बातें जोड़ते हुए सरकार को चेतावनी दी गई थी कि विदेशी लोगों पर नजर रखी जाए। द स्टैंडर्ड ने लिखा था कि ऐसे अपराध अक्सर लिबरल सरकार के समय में ही होते हैं, क्योंकि तब जनता के मन में अनुशासन कमजोर पड़ जाता है। उसने बताया कि मृत व्यक्ति एक अमेरिकी सज्जन थे जो कुछ हफ्तों से लंदन में रह रहे थे। वे कैम्बरवेल की टोरकी टेरेस में मैडम शार्पेंटियर के बोर्डिंग हाउस में ठहरे हुए थे। उनके साथ उनका निजी सचिव जोसेफ स्टैंगरसन भी रहता था। 4 तारीख को दोनों ने अपनी मकान मालकिन को अलविदा कहा और ईस्टर्न स्टेशन के लिए रवाना हुए, यह कहते हुए कि वे लिवरपूल जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाले हैं। उन्हें आखिरी बार प्लेटफॉर्म पर साथ देखा गया था। इसके बाद उनका कोई पता ही नहीं चला, जब तक कि ड्रेबर की लाश ब्रिक्सटन रोड के एक सुनसान घर में नहीं मिली। अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि वह वहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई। स्टैंगरसन अब भी लापता है। अखबार ने अंत में कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लिस्ट्रेड और मिस्टर ग्रेगसन दोनों इस केस में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि वे जल्दी ही इस रहस्य पद से पर्दा उठा देंगे। डेली न्यूज़ ने लिखा कि यह अपराध निश्चित रूप से राजनीतिक है। यूरोप के अत्याचारी शासन ने जो लोग आज़ादी के हक में थे उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया गया और वे इंग्लैंड जैसे उदार देशों में शरण लेने लगे। लेकिन उनके बीच भी कुछ ऐसे नियम थे जिनका उल्लंघन करने पर मौत की सजा दी जाती थी। अखबार ने सलाह दी कि स्टैंगरसन को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और मृतक के जीवन के बारे में जानकारी जुटाई जाए। अखबार ने यह भी कहा कि मृतक के ठिकाने का पता चलना मिस्टर ग्रेगसन की तेज नज़र और मेहनत का परिणाम है। सुबह नाश्ते पर मैं और शर्लॉक होम्स ये सारी खबरें साथ पढ़ रहे थे। उसे इन सब में बहुत मज़ा आ रहा था। वह हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि जो भी हो लेस्ट्रेड और ग्रेगसन का नाम तो चमकेगा ही। मैंने कहा, लेकिन वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि केस सुलझता है या नहीं। वह मुस्कुराया, अरे नहीं मेरे दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराधी पकड़ा गया तो ये कहेंगे कि उनके प्रयासों से पकड़ा गया, और अगर भाग गया तो ये कहेंगे कि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी, यानी किसी भी हालत में उनकी जीत ही होगी। मूर्ख को हमेशा कोई और बड़ा मूर्ख मिल ही जाता है जो उसकी तारीफ करे। इतने में ही सीढ़ियों से बच्चों के दौड़ने की आवाज़ें और हमारी मालकिन की नाराज आवाज़ सुनाई दी। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है मेरे बेकर स्ट्रीट डिटेक्टिव पुलिस फोर्स का आगमन। और अगले ही पल कमरे में आधा दर्जन गंदे फटे हाल छोटे लड़के घुस आए, ऐसे कि देखकर ही आप सोचेंगे ये सब सड़कों के शैतान हैं। अटेंशन, होम्स ने तेज आवाज में कहा। और कमाल की बात यह थी कि वे सब एक लाइन में ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी सैनिक दस्ते के सदस्य हों। अब से रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ विगिन्स ही ऊपर आएगा, होम्स बोला। बाकी सब नीचे सड़क पर इंतजार करेंगे। तो क्या तुम्हें कुछ मिला विगिन्स? नहीं साहब, अभी तक कुछ नहीं मिला, लड़का बोला। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, होम्स ने कहा। खोज जारी रखो, ये लो तुम्हारी मेहनत की मजदूरी। उसने हर बच्चे को 1 शिलिंग दिया। अब जाओ और अगली बार कुछ बेहतर खबर लेकर आना। उसने हाथ हिलाया और बच्चे चूहों की तरह सीढ़ियां उतरते हुए सड़क पर भाग गए।
अगले ही पल उनकी चीखती चिल्लाती आवाजें बाहर से आने लगीं। इन छोटे बदमाशों से ज्यादा काम मैं पुलिस के दर्जन भर आदमियों से भी नहीं निकलवा सकता, होम्स मुस्कुराते हुए बोला। कोई भी आदमी अगर किसी सरकारी अफसर को देख ले तो तुरंत चुप हो जाता है लेकिन ये बच्चे हर जगह जा सकते हैं, सबकी बातें सुन सकते हैं, ये सुई की तरह तेज दिमाग वाले हैं, बस इन्हें सही दिशा और संगठन चाहिए। मैंने पूछा, क्या तुमने इन्हें ब्रिक्सटन वाले केस पर लगाया है? हाँ, उसने कहा। एक बात है जो मुझे पता करनी है, अब बस वक्त की बात है। अरे लगता है कोई खबर मिलने वाली है। देखो वो ग्रेगसन आ रहा है, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है, यकीनन हमारे पास ही आ रहा है। हाँ वही तो है। दरवाजे पर रुक गया। अगले ही पल घंटी इतनी जोर से बजी कि घर गूंज उठा। कुछ ही सेकंड में सुनहरे बालों वाला जासूस 3-3 सीढ़ियां एक छलांग लगाता हुआ ऊपर आया और हमारे कमरे में घुस गया। मेरे प्यारे दोस्त, उसने खुशी से होम्स का हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। मुझे बधाई दो, मैंने पूरा मामला बिल्कुल साफ कर दिया है, जैसे दिन की रोशनी में सब कुछ दिखता है। होम्स के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभरी। मतलब तुम सही दिशा में पहुंच गए हो? उसने शांत स्वर में कहा। सही दिशा? ग्रेगसन लगभग चिल्लाया। हमने तो अपराधी को भी पकड़ लिया है। और उसका नाम? आर्थर शार्पेंटियर, महारानी की नौसेना में सब लेफ्टिनेंट। ग्रेगसन ने गर्व से कहा, अपना सीना फुलाते हुए और हाथ रगड़ते हुए। शर्लॉक होम्स ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। बैठो और ये सिगार ट्राई करो, उसने कहा। हम सब जानने के लिए बेचैन हैं कि तुमने केस कैसे सुलझाया। विस्की और पानी लोगे? क्यों नहीं? ग्रेगसन ने कुर्सी खींची। पिछले 2 दिन की मेहनत ने मुझे थका दिया है, शरीर से नहीं पर दिमाग से। आप तो समझ ही सकते हैं मिस्टर शर्लॉक होम्स, आखिर हम दोनों दिमाग से काम करने वाले लोग हैं। आपने मेरी तुलना खुद से कर दी, यह तो बहुत बड़ा सम्मान है, होम्स ने गंभीर भाव से कहा। अब बताइए कि आपने ये शानदार नतीजा कैसे पाया? ग्रेगसन आराम से कुर्सी पर बैठा, सिगार जलाया और इत्मीनान से धुआं छोड़ा। फिर अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारकर हंसने लगा। सबसे मजेदार बात यह है, वह हंसते हुए बोला, कि वो मूर्ख लेस्ट्रेड पूरी तरह गलत रास्ते पर है। उसे लगता है हत्यारा स्टैंगरसन है, जबकि उस बेचारे का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं। शायद अब तक उसे पकड़ भी लिया गया होगा। इस बात पर ग्रेगसन हंसते हंसते हंसने लगा। और तुम्हें सुराग कैसे मिला? मैंने पूछा। अरे सुनो, बताता हूं, लेकिन डॉक्टर वॉटसन ये सब सिर्फ हमारे बीच की बात रहे, ग्रेगसन ने गहरी आवाज में कहा। सबसे पहले मुश्किल थी इस अमेरिकी आदमी की पहचान पता करना। कुछ लोग तो अखबार में विज्ञापन देते या किसी सूचना का इंतजार करते, लेकिन वो टोबायस ग्रेगसन का तरीका नहीं है। तुम्हें याद है लाश के पास वो टोपी पड़ी थी? हाँ, होम्स बोला। जॉन अंडरवुड एंड सन्स, 129 कैम्बरवेल रोड। ग्रेगसन का चेहरा अचानक उतर आया। मुझे पता नहीं था कि तुमने वो नोटिस किया, उसने कहा। क्या तुम वहां गए थे? नहीं, होम्स ने जवाब दिया। हाँ, ग्रेगसन ने राहत की सांस ली। कभी भी किसी छोटे सुराग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महान दिमाग के लिए कोई छोटी बात नहीं होती, होम्स ने कहा। खैर, मैं अंडरवुड के पास गया और पूछा कि क्या उन्होंने उस साइज की और डिजाइन की टोपी बेची थी। उसने अपनी बुक देखी और तुरंत रिकॉर्ड मिला। वो टोपी एक मिस्टर ड्राइवर को बेची गई थी, जो शार्पेंटियर के बोर्डिंग हाउस टोरकी टेरेस में ठहरे हुए थे। इस तरह मुझे उनका पता मिल गया। शानदार, बहुत शानदार, होम्स ने धीरे से कहा। फिर मैं मैडम शार्पेंटियर के पास गया, ग्रेगसन ने आगे कहा। बेचारी बहुत पीली और घबराई हुई दिख रही थी। उनकी बेटी भी कमरे में थी। बेहद खूबसूरत लड़की, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और होंठ कांप रहे थे। तभी मुझे शक हुआ। आप समझते हैं ना मिस्टर होम्स, जब किसी सुराग की गंध मिलती है तो नसों में जैसे बिजली दौड़ जाती है।
मैंने पूछा, क्या आपने पुराने बॉर्डर मिस्टर एनॉक जे ट्रेवर की रहस्यमयी मौत के बारे में सुना है? माँ ने सिर हिलाया लेकिन बोल नहीं पाई। बेटी रो पड़ी। अब तो मेरा शक और गहरा हो गया कि इन्हें जरूर कुछ पता है। मिस्टर ड्रेबर आपके घर से ट्रेन पकड़ने के लिए किस वक्त निकले थे? मैंने पूछा। 8 बजे, मैडम शार्पेंटियर ने गले में अटकी आवाज को निगलते हुए कहा। उसका सचिव मिस्टर स्टैंगरसन कह रहा था कि 2 ट्रेनें हैं, एक 9:15 पर और एक 11 बजे। मिस्टर ड्रेबर ने पहली वाली पकड़ने की बात कही थी। और क्या वो आखिरी बार था जब आपने उन्हें देखा? मैंने पूछा। यह सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे खून ही सूख गया हो। कई सेकंड तक वो बोल नहीं पाई, फिर किसी तरह एक टूटी फूटी आवाज में बोली, हाँ। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी बेटी एलिस ने साफ और शांत आवाज में कहा, माँ, झूठ बोलने से कोई भला नहीं होगा। हमें इस सज्जन को सच्चाई बता देनी चाहिए। हमने मिस्टर ड्रेबर को फिर देखा था। भगवान तुम्हें माफ करे, मैडम शार्पेंटियर चिल्लाई, दोनों हाथ ऊपर करके कुर्सी पर धंस गई। तुमने अपने भाई की जान ले ली। एलिस ने दृढ़ आवाज में कहा, आर्थर खुद चाहता कि हम सच बताएं। मैंने कहा कि अब बेहतर यही होगा आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें, आधी अधूरी बात तो बिल्कुल न करें। वैसे भी आपको पता नहीं कि हम पहले से कितना जानते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा एलिस, उसकी माँ बोली। फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, मैं आपको सब बता देती हूँ सर, लेकिन कृपया यह मत सोचिए कि मेरे बेटे का इस हत्या से कोई लेना देना है। वो बिल्कुल निर्दोष है। मुझे बस यह डर है कि आप और बाकी लोग उसे गलत समझ बैठें। लेकिन ऐसा होना संभव है। उसका चरित्र, उसकी परवरिश, उसका पेशा, सब उसकी निर्दोषता की गवाही देते हैं। अगर आपका बेटा सचमुच बेगुनाह है, मैंने कहा, तो सच्चाई बताने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद एलिस, अब तुम हमें अकेला छोड़ दो, मैडम शार्पेंटियर बोली। बेटी कमरे से बाहर चली गई। अब सुनिए सर, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। मेरा इरादा यह सब बताने का नहीं था, लेकिन जब मेरी बेटी ने आधा सच उजागर कर दिया तो अब मैं कुछ नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। यही समझदारी भरा कदम होगा, मैंने कहा। मिस्टर ड्रेबर हमारे यहाँ लगभग 3 हफ्ते ठहरे और वे और उनका सचिव मिस्टर स्टैंगरसन यूरोप घूम कर आए थे। उनके सूटकेस पर कोपेनहेगन के लेबल लगे थे। स्टैंगरसन बहुत शांत और शालीन व्यक्ति थे, लेकिन उनका मालिक मिस्टर ड्रेबर बिल्कुल उलट। उनके व्यवहार में अशिष्टता और गंदगी थी। आने के पहले ही दिन उन्होंने इतना पी लिया कि खुद पर काबू नहीं रहा। दरअसल दोपहर के बाद तो शायद ही कभी वे होश में रहे हों। नौकरानियों के साथ उनका व्यवहार बेहद अशोभनीय था, लेकिन सबसे बुरा यह था कि उन्होंने जल्द ही मेरी बेटी एलिस के साथ भी उसी तरह की बदतमीजी शुरू कर दी। वे उससे ऐसी ऐसी बातें कहते रहे जो उसकी मासूमियत के कारण उसे समझ भी नहीं आती थी। एक बार तो उन्होंने उसे जबरन पकड़कर गले लगा लिया। यह हरकत इतनी घटिया थी कि उनके सचिव ने उन्हें डांट दिया। लेकिन आपने सहा क्यों? मैंने पूछा। आप चाहे तो किसी भी बोल्डर को निकाल सकती हैं। मैडम शार्पेंटियर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। काश मैंने उसी दिन उसे निकाल दिया होता, वे बोली। लेकिन सच्चाई यह है कि वे दोनों हर दिन 1 पाउंड देते थे, यानी हफ्ते के 14 पाउंड, और इस मौसम में कमाई बहुत कम होती है। मैं विधवा हूं और मेरा बेटा नौसेना में है। उसके खर्चे बहुत हैं। मुझे पैसों का लालच हो गया। मैंने सोचा कि कुछ दिन और सही, लेकिन जब उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो मैंने उससे अगले दिन घर खाली करने को कह दिया। यही वजह थी कि वे यहां से गए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा दिल हल्का हो गया जब मैंने उन्हें गाड़ी में जाते देखा। मेरा बेटा आर्थर इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसका स्वभाव बहुत तेज है और वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। मैंने सोचा उसे बताऊंगी तो गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे, पर अफसोस 1 घंटे के भीतर ही घंटी बजी और पता चला कि मिस्टर ड्रेबर वापस आ गए हैं। वे नशे में धुत थे, आंखें लाल, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी।
उन्होंने धक्काकर दरवाजा खोल लिया और अंदर घुस आए, जहां मैं और एलिस बैठे हुए थे। बोले कि उनकी ट्रेन छूट गई है और फिर बिना किसी शर्म के एलिस से बोले, तुम बालिग हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे साथ चलो अभी, तुम रानी की तरह रहोगी। इस बूढ़ी औरत की परवाह मत करो। बेचारी एलिस डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर खींचने लगा। मैंने जोर से चीख मारी। उसी वक्त मेरा बेटा आर्थर कमरे में आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, बस गालियां सुनाई दी और किसी के धक्का मुक्की की आवाजें आईं। मैं इतनी डरी हुई थी कि सिर तक नहीं उठा सकी। जब मैंने नजर उठाई तो देखा आर्थर दरवाजे पर खड़ा था और हंस रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि वो बदमाश अब फिर हमें परेशान करेगा, उसने कहा। मैं जरा उसके पीछे जाकर देखता हूं कि वो क्या करता है। इतना कहकर उसने टोपी उठाई और सड़क की ओर निकल पड़ा। अगली ही सुबह हमें मिस्टर ड्राइवर की रहस्यमयी मौत की खबर मिली। यह बयान मिसेस शारपेंटियर के मुंह से बार बार रुकते रुकते हांफते हुए निकला। कई बार तो वे इतनी धीमी आवाज में बोली कि मैं मुश्किल से उनके शब्द सुन सका। फिर भी मैंने उनकी हर बात के शॉर्ट हैंड नोट्स बना लिए ताकि किसी गलती की गुंजाइश न रहे। काफी रोमांचक है, शर्लॉक होम्स ने उबासी लेते हुए कहा। फिर क्या हुआ? जब मिसेस शारपेंटियर चुप हुई, जासूस ने आगे बताया, मुझे लगा कि पूरा मामला एक ही बिंदु पर टिका है। मैंने अपनी नजरें उन पर टिकाई। वैसे यह तरीका औरतों पर अक्सर काम करता है। और पूछा कि उनका बेटा किस वक्त घर लौटा था। मुझे नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया। नहीं पता? नहीं, उसके पास लैच की है। वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आया जब आप सो चुकी थीं। हाँ। आप कब सोने गईं? लगभग 11 बजे। तो आपका बेटा कम से कम 2 घंटे बाहर था। हाँ, शायद 4 या 5 घंटे तक भी। हाँ। उस दौरान वो क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया। उनके होंठ तक सफेद पड़ गए थे। इसके बाद जाहिर है मैंने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। मैंने यह पता लगाया कि लेफ्टिनेंट शारपेंटियर कहाँ है। 2 सिपाहियों को साथ लिया और जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ शांति से चले, तो वो बिना झिझक के बोला, मुझे लगता है कि आप उस कमीने ड्राइवर की मौत के मामले में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। हमने तो उससे इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए उसका खुद ही इस विषय पर जिक्र करना बहुत संदिग्ध लगा। बहुत ही, होम्स ने कहा। उसके पास वही भारी डंडा था जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था, मजबूत ओक की लाठी। तो तुम्हारा सिद्धांत क्या है? मेरा मानना है कि उसने ड्राइवर का पीछा ब्रिक्सटन रोड तक किया। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बहस के दौरान शारपेंटियर ने अपनी लाठी से ड्राइवर के पेट में जोर का वार कर दिया। ऐसा वार जो किसी निशान के बिना उसे मार गया। रात बहुत बरसाती थी, कोई राहगीर नहीं था, तो उसने लाश को खींचकर उस खाली मकान में डाल दिया। जहां तक मोमबत्ती, खून, दीवार पर लिखा शब्द और अंगूठी का सवाल है, वो सब पुलिस को भ्रमित करने के लिए किए गए छल हो सकते हैं। बहुत खूब, होम्स ने उत्साहपूर्वक कहा। ग्रेगसन, तुम में तो काफी प्रगति हो रही है। किसी दिन इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे भी लगता है कि मैंने काफी सलीके से मामला सुलझाया है, जासूस ने गर्व से कहा। युवक ने खुद बयान दिया कि वो ड्राइवर का पीछा कर रहा था। तभी ड्राइवर ने उसे देखकर एक घोड़ा गाड़ी ली और भाग निकला। घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक पुराने जहाजी साथी से हुई और दोनों लंबी सैर पर निकल गए। जब मैंने पूछा कि वो पुराना साथी कहाँ रहता है, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है पूरा मामला बखूबी मेल खाता है। और मजेदार बात यह है कि लेस्ट्रेड गलत दिशा में निकल पड़ा है। मुझे डर है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे, ये तो वही है। वाकई ये लेस्ट्रेड ही था जो बातचीत के दौरान ऊपर चढ़ आया था और अब कमरे में दाखिल हुआ।
उसका चेहरा उतना आत्मविश्वासी और सजीला नहीं लग रहा था जैसा कि आमतौर पर होता था। इस बार उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा परेशान। साफ था कि वह शर्लॉक होम्स से सलाह लेने आया है। पर जैसे ही उसने ग्रेगसन को देखा वो कुछ झेंप गया। कमरे के बीच खड़ा होकर वह टोपी से खेलने लगा, जैसे समझ न पा रहा हो कि क्या कहे। यह मामला तो बहुत ही अजीब है, आखिरकार उसने कहा, एकदम समझ से बाहर। अरे तुम्हें भी ऐसा ही लगता है मिस्टर लेस्ट्रेड, ग्रेगसन ने विजयी अंदाज में कहा। मैंने कहा ही था कि तुम अंत में यही कहोगे। क्या तुमने सचिव मिस्टर जोसेफ स्टैंगरसन को ढूंढ लिया? सचिव मिस्टर जोसेफ स्टैंगरसन, लेस्ट्रेड ने गंभीरता से कहा, आज सुबह 6 बजे हॉलिडे के प्राइवेट होटल में मारे गए।